Yes. So welcome all of you. In this video, we are going to discuss Test 59 Paper 2 of Plus 2 JEE Mains. So let us start with the very first question. First question is integral mod sin x from 37 pi by 6 to 19 pi by 3 इक्वल्स। इस इंटेग्रल को इवैल्यूएट करना है। तो इंटेग्रल को देखा भाई, डेफिनेट इंटेग्रल जिसमें लिमिट्स खराब सी हैं। तो इन लिमिट्स को अगर मैं आसान बना लूं तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। उसके लिए भाई जिसका इंटेग्रल निकालना है उस फंक्शन को ऑब्जर्व किया, मॉड साइन एक्स। इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड ऑफ पाई। तो अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी हेल्प से आप लिमिट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर सकते हैं। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं भाई, इन लिमिट्स में हम पीरियड के मल्टीपल्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बोलो, पीरियड तो पाई है, तो इनमें कौन सा पाई का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करूं? उसके लिए देख लो, इस नंबर को ऑब्जर्व किया, ये 6 पाई के पास है एंड ये नंबर वो भी 6 पाई के पास है। तो पाई का कौन सा मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करेंगे? 6 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बना 37 पाई बाय 6 माइनस 6 पाई, और यहां आएगा 19 पाई बाय 3 माइनस 6 पाई इंटीग्रल ऑफ मॉड साइन एक्स। एंड जैसे ही 6 पाई सब्ट्रैक्ट किया, यहां बन गया पाई बाय 6 और यहां बन गया पाई बाय 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, मॉड ओपन विद पॉजिटिव साइन, रेस्ट यू कैन डू। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स इंटीग्रल ई रेज टू पावर टी स्क्वायर टैन टी dt फ्रॉम 0 टू एक्स क्यूब, एंड हमें एफ डैश ऑफ एक्स पता लगाना है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन को देखा, फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, भाई यहां पे एक फंक्शन लिखा है फंक्शन ऑफ टी से जी ऑफ टी। तो जी ऑफ टी डी टी फ्रॉम 0 टू एक्स क्यूब ऐसा फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव पे पहुंचना है। तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हमने सीखा हुआ है। अगर लिमिट 0 से एक्स क्यूब की बजाय 0 से एक्स हो, बट यहां तो एक्स क्यूब आ रहा है, तो क्या करोगे? चेन रूल, एक्स क्यूब को मानोगे यू, ठीक है। तो देखो ये क्या बना, 0 से यू इंटीग्रल जी टी डी टी, जी ऑफ टी डी टी। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? जी ऑफ यू। तो टी की जगह रखा यू, दैट इज एक्स क्यूब, ऑफ कोर्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ठीक है, गिव्स यू द आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। Let I equals integral x upon 2 plus x cube from -1 to 2. Then which of the following is true? तो ऑप्शंस में इंटेग्रल I की मिनिमम, या सॉरी इंटेग्रल I किस इंटरवल में लाई करेगा, ये बात हुई है। तो ये देखने के लिए भाई हम I निकाल लेते हैं, बट ऊपर x या एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है, पर ऊपर x है, तो ये इंटेग्रल तो दिख रहा है, आप नहीं निकाल पाओगे, बट हमें तो I चाहिए। तो अगर इंटेग्रल नहीं निकाल पा रहे तो क्या करोगे? इसकी वैल्यू एस्टिमेट कर लोगे।
अब एस्टिमेशन के दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसको एक फंक्शन से कंपेयर करोगे, या फिर आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब कोई फंक्शन जिसको इससे कंपेयर करे वो सोचना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करें उसके लिए भाई, सबसे पहले इसकी मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसकी रेंज निकालोगे, तो लेट पाई इक्वल्स x अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे x के बारे में हमें पता है कि -1 से 2 है। तो फंक्शन को देखा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो किसकी हेल्प लोगे, कैलकुलस की। तो डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स क्यूब, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन गया, x क्यूब माइनस 3x क्यूब, तो ऊपर बना 2 माइनस 2x क्यूब। ठीक है, और 2 भी दिख रहा है, कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट, और जब आप इसको 0 करोगे दिख रहा है एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, दैट इज x इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको वैल्यूज निकालनी है, तो एक तो आप फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालोगे, और -1 पे फंक्शन की लिमिट निकालोगे, एंड 2 पे फंक्शन की लिमिट निकालोगे। तीनों पे वैल्यूज निकाल के देख लोगे, मैक्सिमम क्या आती है, मिनिमम क्या आती है। ठीक है, और उससे आप इस इंटीग्रल की वैल्यूज तक पहुंच जाओगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the graph of function x minus 1 whole square plus x minus 5 whole square is symmetric about the line. Lines दी है x equals to 2, x equals 1 and so on. तो this graph is symmetric about the line. तो मान लेते let this graph is symmetric about the line x equals a. अब अगर इस फंक्शन का ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। क्या है वो कंडीशन, दैट f ऑफ a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस a फॉर ऑल x। ठीक है, तो इस कंडीशन का यूज हम कर लेते हैं। f ऑफ a माइनस एक्स से ही होगा, तो a माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स x प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस a माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद स्क्वायर आ रहे हैं, एंड स्क्वायर में वर्किंग आसान होगी अगर स्क्वायर्स के सम की बजाय डिफरेंस हो। तो आप क्या करोगे भाई, डिफरेंस क्रिएट कर लो, इस टर्म को इधर ले आओ और इस टर्म को उधर ले जाओ। ठीक है, स्क्वायर्स के डिफरेंस आएंगे, रेस्ट ऑफ द वर्किंग यू कैन डू। आगे बढ़ते। अच्छा, इसी को करने का एक तरीका और भी है भाई, ये तो मेथड आपने सीखा था, और वैसे फंक्शन को देखो, यहां भी क्वाड्रेटिक यहां भी क्वाड्रेटिक, सम भी क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ बना के देख लो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ cos इनवर्स ऑफ x by 3 प्लस cos इनवर्स ऑफ y by 2
equals alpha, then 4x square plus 9y square minus 12xy cos alpha equals, इसकी वैल्यू पता लगानी है, ये आपको पता है, सोचो क्या करना चाहिए भाई। इसमें तो cos अल्फा आ रहा है, cos ऑफ दिस एंगल चाहिए होगा, तो टेकिंग cos ऑन बोथ द साइड्स, तो टेकिंग cos ऑफ cos इनवर्स x by 3 प्लस cos इनवर्स y by 2 इक्वल्स cos अल्फा। तो यहां पे आप रिजल्ट लगाओगे, इसको अल्फा मानोगे, इसको बीटा, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स, अच्छा नहीं अल्फा यहां यूज हो गया ना, तो गामा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू cos अल्फा। अब ये गामा माना है आपने, तो cos गामा किसके बराबर होगा, x by 3 के। ये बीटा माना है, तो cos बीटा y by 2 के, माइनस साइन गामा, भाई cos इनवर्स या cos गामा x by 3 है, तो साइन गामा निकाल लोगे, निकाल लेना, वो आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस x by 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली साइन बीटा आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस y by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, और इसकी वैल्यू चाहिए। अब जिसकी वैल्यू चाहिए उस यहां से इस तक कैसे पहुंच सकते हो भाई, यहां तो स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं, यहां पे नहीं आ रहे, तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो एज इट इज करके कोई फायदा नहीं होगा, तो इस वाली टर्म को रखेंगे अकेला और बाकी टर्म शिफ्ट करेंगे, स्क्वायरिंग करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if y equals 4 gent of x minus 1 equals 3 gent of x minus 5 plus 11, then gent of x minus y is equals to, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज करना है y इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब इस इक्वालिटी से दिख रहा है कुछ फायदा हो सकता है, कैसे भाई, यहां जेंट x है, यहां जेंट x माइनस सम इंटीजर, इसमें प्रॉपर्टी आती है, आप इंटीजर अलग कर सकते हो, कर दो। 4 जेंट x माइनस 1 इक्वल्स 3 टाइम्स, ये बन जाएगा जेंट x माइनस 5 प्लस 11, तो 4 जेंट x 3 जेंट x क्रिएट हुआ, मीन्स जेंट x मिल सकता है, यहां -1, यहां बना -15 प्लस 11, तो -4, और इधर गया तो -3, जेंट x आ गया -3, फायदा हुआ। अब अगर जेंट x आ गया तो y भी आ गया, y इज -13, ठीक है, तो जेंट x माइनस वाई नहीं फिर निकाल सकते, y तो इंटीजर ही है, इसको लिख लो जेंट x माइनस वाई, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें मेरे ख्याल से हिंट इज सफिशिएंट, फंक्शन पीसवाइज डिफाइंड है और इस फंक्शन की रेंज निकाल ली है, एंड अगर आप पीसीस को ऑब्जर्व करो बहुत आसान है, ठीक है, तो रेंज कैसे पता लगा लोगे, ग्राफ बना के, तीनों पीसेस के ग्राफ इजीली बन जाएंगे, ग्राफ से आप रेंज देख सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8, let f be a function defined on closed interval minus pi by 2 to pi by 2 by f of x equals 3 sin raised to power 4x minus 2 by 3 sin cube x minus sin square x minus 2।
देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, इस फंक्शन की रेंज पता लगानी है। अब रेंज ऐसे फंक्शन की पता लगाने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज है, पर क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल देखो दिया हुआ है तो कैलकुलस पे जाना चाहिए। तो डेरिवेटिव निकालो सबसे पहले। ऑफ कोर्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव आया 12 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव में दिख रहा है कॉमन आ रहा है कुछ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अंदर बचा 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1। अब क्रिटिकल पॉइंट, डेरिवेटिव इक्वल 0, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल 0. So either sin x will be 0 or cos x will be 0 or this factor will be 0. और sin x अगर 0 हुआ तो x क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में बात करनी है तो 0 आएगा। cos x अगर 0 हुआ तो x क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2। एंड अगर ये फैक्टर 0 हुआ तो आपने x सोचना है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स फैक्टर्स देख ले, मल्टीप्लाई करें तो -6, ऐड करें तो -1, -3 एंड 2, तो 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो यहां से फैक्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे, इट इज 3 साइन एक्स प्लस 1 into 2 sin x minus 1 equals 0. अब when this is 0, sin x will be minus 1 by 3. When this is 0, sin x will be equal to half. sin x half तो x आ जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा पाई बाय 6। अब sin x माइनस पाई बाय 3 है, माइनस 1 बाय 3 सॉरी। अब हमें x सोचना है, स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं होगा तो क्या करें, x सोचना है, साइन x है, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ द साइड, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x इक्वल साइन इनवर्स ऑफ -1 बाय 3। साइन इनवर्स ऑफ साइन x को x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में दिया हुआ है, तो x आया साइन इनवर्स -1 बाय 3। अब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करनी है। पॉइंट्स आपको पता है जिन पे आपको चेकिंग करनी है, हर एक पे वैल्यू निकाल के चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग जिंट ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स बाय 2 ग्रेटर देन 0 इज, you have to find set of all possible values of x satisfying this inequality. अब inequality में जिंट और मॉड दोनों आ रहे हैं, ऐसी inequality से x की वैल्यूज पे आप कैसे पहुंच सकते हो, यूजिंग ग्राफ। तो ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाना है जिंट x का। चलिए, तो जिंट x का ग्राफ सभी को आता है।
and so on. And so on. अब हमें बनाना है mod x by 2 का, मीन्स इसका, तो y इक्वल्स टू mod x का बनाओगे पहले, तो y इक्वल्स टू mod x वो बनेगा कुछ ऐसा। नजर आ रहा है ना, 1 1 2 2 ये सब पॉइंट्स कवर अप होते होंगे, ठीक है। एंड y इक्वल्स टू mod x बाई 2 का, भाई इन वैल्यूज का हाफ कर दो। यहां जो वैल्यू थी वो अब ये मिलेगी, यहां जो वैल्यू थी वो अब ये मिलेगी, एंड यहां जो वैल्यू थी वो मिलेगी यहां पे 3 का हाफ 1.5। सिमिलरली इसका जो हाफ होगा वो मिलेगा यहां पे, एंड इस साइड पे बनेगा ऐसा। Similarly on this side. ठीक है। अब हमने वो वाली x की वैल्यूज देखनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, मीन जिनके लिए जिंट ऑफ x ग्रेटर देन जिंट mod x by 2 हो, तो जिंट x ग्रेटर रहना चाहिए, मतलब जिंट का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो x की किन वैल्यूज के लिए ऐसा हो रहा है? तो अगर मैं 0 से 1 में बात करूं तो जिंट का ग्राफ ये रहा, मॉड का ये रहा, तो जिंट का ग्राफ तो नीचे है, ये वैल्यूज तो नहीं है। अच्छा 1 से 2 में बात करूं तो जिंट का ग्राफ ऊपर है, मॉड का नीचे है, तो ये वाली वैल्यूज हमने लेनी है। सिमिलरली 2 से 3 में बात करूं तो जिंट का ऊपर है, मॉड का नीचे है, ये भी लेनी है। एंड दिख रहा है आगे सारी वैल्यूज के लिए जिंट का ग्राफ ऊपर ही रहेगा, तो ये वैल्यूज तो हमने लेनी है। लेफ्ट साइड पे देखें, भाई लेफ्ट साइड पे तो नजर ही आ रहा है मॉड हमेशा ऊपर ही है, जिंट तो यहां बनेगा, तो यहां पे कभी भी जिंट ऊपर नहीं आएगा। तो आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 प्लस e raised to power minus x square from 0 to 1 lies in the interval। तो इस इंटीग्रल की वैल्यूज देखनी है किस इंटरवल में लाई करें, तो इंटीग्रल इवैल्यूएट कर लो, बट वो इवैल्यूएट नहीं हो रहा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, दिक्कत वाला काम है। अगर इंटीग्रल इवैल्यूएट नहीं हो रहा तो वी विल एस्टिमेट। अब एस्टिमेशन के लिए भाई इसके जैसा फंक्शन सोचना मुश्किल काम होगा, हम अपने यूजुअल तरीके से चलते हैं, हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इसकी वैल्यूज पे जाना है, तो हमें x की वैल्यूज पता है 0 से 1, इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा 0 से 1, देन माइनस एक्स स्क्वायर होगा -1 से 0, e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, e की पावर -1 आया, यहाँ e की पावर 0 आया, बेस 1 से बड़ा है, तो साइन इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। देन ये आया, इसमें आपने 1 ऐड करना है, तो 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 बाय ई, तो 1 प्लस 1 बाय ई, एंड दिस इज 1, 1 प्लस 1 2। फंक्शन ये वैल्यूज ले रहा है, आपने इंटीग्रल की बात करनी है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स फ्रॉम 0 to 1 0 to 1 0 to 1 dx, एंड जब आप कर लोगे तो यहाँ पे नजर आ रहा है 2 आएगा, यहाँ पे नजर आ रहा है 1 प्लस 1 बाय ई आएगा। तो इंटीग्रल आई ये वैल्यूज लेगा,
तो ऑप्शन चेक करो। पहली ऑप्शन है 1 से 1 + 1/e, वो तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पे वैल्यू स्टार्ट ही 1 + 1/e से होंगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन है 2 - 1/e से 2, मैक्सिमम 2 और 2 - 1/e से बड़ी, तो सेकेंड ऑप्शन आंसर हो सकता है, फर्दर चेक करना पड़ेगा, बट अभी दो और ऑप्शन है उनको चेक कर लेते हैं पहले। सी ऑप्शन अगेन बिल्कुल गलत है, उसमें वैल्यूज 2 से स्टार्ट हो रही है, तो वो तो गलत है। एंड डी ऑप्शन में 1 + 1/e से 2 - 1/e, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, ठीक है, बट अभी हम प्रिसाइजली नहीं कह पाएंगे कि ये वैल्यूज बी वाले इंटरवल में लाई कर रही हैं या डी वाले में लाई कर रही हैं, ठीक है, तो हमें फर्दर एस्टिमेशन को प्रिसाइज करना पड़ेगा। फर्दर प्रिसीजन के लिए क्या करोगे भाई, एक फंक्शन के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको एक फंक्शन से कंपेयर करना है, किससे करूं, जिसकी इंटीग्रेशन आपको आती हो, 1 + e⁻ x, ठीक है ना, तो 1 + e⁻ x, इससे कंपेयर करेंगे हम। अब इसमें आएगा x, इसमें आएगा x², तो चलो अगर x 0 से 1 में है तो x² और x में से कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा। अब इनके साथ माइनस है तो -x² - x, तो -x² बड़ा होगा, प्लस सॉरी e की पावर में लेके जाना है, e⁻ -x², e⁻ x, साइन ऑफ इक्वालिटी रिमेन्स द सेम, 1 ऐड करोगे 1 + 1 +, ठीक है, एंड ये इससे बड़ी वैल्यूज लेगा, तो इसके इंटीग्रल के बारे में क्या कहोगे, इसका इंटीग्रल इज ग्रेटर देन इंटीग्रल 1 + e⁻ x dx फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, एंड ये इंटीग्रल तो हम निकाल ही सकते हैं, निकाल लो, ये आएगा x - e⁻ x, ठीक है, तो जब लिमिट्स पुट करोगे क्या बनने वाला है, 1 - e⁻1 यानी 1/e माइनस 0 - e⁻0 -1, यही आया। तो ये क्या बना, 1 + 1 2 - 1/e, तो आपको क्या पता चला कि इंटीग्रल i जो है वो 2 - 1/e से बड़ा होगा। इनफैक्ट ये वाला और प्रिसाइज वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है, एंड मेरे ख्याल से ये ऑप्शन में भी था, बिल्कुल है, बी ऑप्शन, i is greater than 2 - 1/e less than 2, definitely B is the answer. Next is question number 11. The function f of x is defined on the interval 1 to √2, is defined on this interval, and if the function f of cosecant x is defined on this interval and this is the largest subset of this interval, largest है, then then this interval is, ये इंटरवल पता लगाना। तो ये पता लगाने के लिए हमें पता क्या है भाई, f फंक्शन डिफाइंड है इस इंटरवल पे, मतलब f की इनपुट अगर 1 से √2 हुई तो ही वो डिफाइंड है, एंड ये भी f फंक्शन ही है, तो f ऑफ कोसेकेंट x कब डिफाइंड होगा, जब f की इनपुट 1 से √2 में हो, मींस कोसेकेंट x 1 से √2 में होना चाहिए,
अब हम तो ये देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, मतलब x की वैल्यूज। तो यहां से x की वैल्यूज पे पहुंचना है। कैसे पहुंचे? तो कोसेकेंट की वैल्यूज है, ग्राफ से देख सकते हो, बट पॉजिटिव है तो हम सीधा साइन में चेंज कर देते हैं इसको, जल्दी दिखेगा। तो कोसेकेंट x अगर ये वैल्यूज ले रहा है मीन्स 1/sin x, 1 से √2, तो sin x 1/√2 से 1, ठीक है, sin x 1/√2 से 1। बट ध्यान से यहां से x की वैल्यूज जो सोचनी है वो आपको इस इंटरवल में सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो ग्राफ की हेल्प से आप सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेट s इक्वल्स tan इनवर्स 1/(x² + 3x + 3 प्लस tan इनवर्स 1/(x² + 5x + 7 प्लस so on up to tan inverse 1/(1 + x + 29 x + 30), then tan s is equals to, तो tan s हम निकाल लेंगे अगर हम s को सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि s तो एक सीरीज का सम है, वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। इसका सम करने का हमने मेथड सीखा हुआ है, दैट इज टेलीस्कोपिक सम। एंड उसके लिए आपको हर टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक करना है। एंड वो ब्रेक करने के लिए भाई tan इनवर्स ऑफ समथिंग है, tan इनवर्स ऑफ 1/(x² + 3x + 3। इसको डिफरेंस में कैसे तोड़ते हो? ये वाला फॉर्मूला यूज करके, tan इनवर्स a - b/(1 + ab) किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स a - tan इनवर्स b, ठीक है। तो इसको लिख लो इस फॉर्म में। भाई इस फॉर्म में इतना तो क्लियर है कि नीचे 1 प्लस समथिंग चाहिए होता है, तो मैं इसको लिख लूं 3 की बजाय 1 + 2। अब यहां चाहिए होता है दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट। बोलो वो दो फैक्टर्स क्या है? x + 1 × x + 2, एंड ऊपर चाहिए होता है इनका डिफरेंस, एंड इनका डिफरेंस 1 बन रहा है, तो ऊपर वाले 1 को लिख लो x + 2 - x + 1, ठीक है। एंड इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x + 2 - tan इनवर्स x + 1। आप चेक कर सकते हो, दिस फॉर्मूला विल होल्ड हियर ऑल्सो, ऑलराइट। एंड सिमिलरली आप हर टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 में ब्रेक कर दोगे, ऐड कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल 1 to 2 1 + x + 1/x e⁻x - 1/x dx। ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है। अब इस फंक्शन को देखते हुए सबसे पहले एक चीज दिमाग में आती है, e की पावर में ऐसा सा एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो ध्यान जाता है कि अगर ये सब्स्टिट्यूट हो जाए तो फायदा हो। सब्स्टिट्यूट हो जाए मतलब भाई इसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट हो। अच्छा, इसका डेरिवेटिव चेक करो जरा, x - 1/x का डेरिवेटिव होगा 1 + 1/x²। अच्छा, क्या ऐसी टर्म प्रेजेंट है साथ में?
देखो, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखो तो डेरिवेटिव पार्शियली आपको यहां पे दिख जाएगा। कैसे भाई? दिस टर्म इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसी सी टर्म कुछ बन रही है। अगर आप यहां एलसीएम ले लो तो एलसीएम लिया, ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इंटू दिस। तो पूरा डेरिवेटिव नहीं बना, पार्शियली बना। पार्शियली तो बना। एक काम करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, इसके साथ ले जाते हैं। 1 से 2 सेपरेट किया तो मल्टीप्लाई करोगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है। अब डेरिवेटिव अगर कंप्लीटली प्रेजेंट हो बात तो तभी बनेगी, तो उसके लिए मुझे नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है। नाउ ये जो टर्म है इसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर पाओगे, बट डेरिवेटिव क्रिएट जब किया तो एक टर्म एक्स्ट्रा भी क्रिएट हो गई, एक्स भी क्रिएट हो गया। तो बेसिकली अब ये इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है जिसका इंटीग्रल हमें चाहिए होगा। तो प्रोडक्ट के केस में इंटीग्रल बाय पार्ट से निकलता है। ठीक है, तो हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। उसके लिए इंटीग्रल सेपरेट कर दिया मैंने। ठीक है, एंड बाय पार्ट्स लगाने के लिए ऑफ कोर्स इसको एक फंक्शन ट्रीट करना है एंड ये सेकंड। अब क्वेश्चन राइजेस, फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा? भाई सेकंड वो जिसकी इंटीग्रेशन आती हो, एंड ये इतना बड़ा सा आपने देखा जिसकी इंटीग्रेशन आप निकाल पाओगे। तो इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन और इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक, बाय पार्ट्स लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई स्टेप नहीं है आगे जो मेरे डिस्कस करने वाला हो। क्लियर? नेक्स्ट 14th में, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ ए such that this function is a decreasing function of x for all x and b belonging to reals R। तो एक फंक्शन दिया है is minus b square plus a minus 1 into b minus 4 into x plus integral from 0 to x sin raised to power 4t plus cos raised to power 4t dt। This function हमें पता लगाना है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a for which this function is a decreasing function for all real x। तो हमें यूज करना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो उन a की वैल्यूज के लिए, मतलब इसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव दिख रहा है माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 4 प्लस इसका डेरिवेटिव, ये तो एरिया फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आ गया ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब हम a की वैल्यूज पे पहुंचना चाहते हैं, तो पहले डेरिवेटिव की वैल्यूज देख लें। डेरिवेटिव कौन सी वैल्यूज ले रहा है, तो वो देखने के लिए भाई फंक्शन x में है तो ये तो कांस्टेंट है, बेसिकली हमें इसकी वैल्यूज देखनी है। इसकी वैल्यूज आप इजीली देख सकते हो, ऐसी क्वांटिटी बहुत बार डील किया आपने। भाई क्या करोगे, इसको लिखोगे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं
माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 4 प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बन गया आपका 1 माइनस दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी भी नाइस है, इसको लिख लो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये टर्म आती है साइन 2x में, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर बन जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x। चलिए, तो इसकी वैल्यूज देखना बहुत आसान है भाई, साइन 2x ये तो -1 से 1 वैल्यूज लेगा, और ऑल रियल x बोला है ना, तो x इज अ रियल नंबर, साइन 2x -1 से 1 वैल्यूज लेगा, तो इसका स्क्वायर 0 से 1 माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा माइनस हाफ से 0, एंड 1 ऐड किया तो ये आ जाएगा हाफ से 1। तो अगर ये क्वांटिटी हाफ से 1 वैल्यूज ले रही है तो डेरिवेटिव ये कौन सी वैल्यूज लेगा, हाफ प्लस दिस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बी माइनस 4 प्लस हाफ एंड माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू बी प्लस 4, नहीं माइनस 4 प्लस 1। नाउ डेरिवेटिव इज टेकिंग दीज वैल्यूज, आपको ए की वैल्यू चाहिए थी जिसके लिए डेरिवेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाए, मतलब डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, डेरिवेटिव ये वैल्यूज ले रहा है तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। ऐसा कब होगा, जब ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल बी, क्वेश्चन में दिया भी है फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू रियल, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये तो बी में क्वाड्रेटिक है, थोड़ा और ठीक करके लिख लो इसको, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इंटू बी प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन should be greater than equal to 0 for all b belonging to reals, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव एंड इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, या तो एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर या एक्स एक्सिस को टच कर सकता है एक पॉइंट पे, मीन्स discriminant should be less than or equal to 0, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख लो, माइनस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज 12। तो यह आएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 12 माइनस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड यहां से ए की वैल्यूज आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15, द फंक्शन f डिफाइंड एज f of x इक्वल्स
3 mod x minus 2 minus mod x plus 3 minus 2 mod x plus 1 is 1 1 ऑन टू चेक करना है। अब जैसा फंक्शन है इसकी 1 1नेस और ऑनटूनेस कैसे चेक करोगे? रीडिफाइन करके। अच्छा, रीडिफाइन करके क्या करोगे? ग्राफ बनाओगे। एंड ग्राफ आप सीधा भी बना सकते हो बिना रीडिफाइन करे, आपको वर्किंग सिखाई हुई है। ठीक है भाई, आपको पता है इस फंक्शन का बिहेवियर 2 -3 और -1 पे चेंज होगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे आप इंटरवल्स बना के अलग अलग रीजन में ग्राफ बना सकते हो। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 16। अब ये इंटीग्रल निकालना है एंड इस इंटीग्रल में लिमिट्स नजर आ रही है -a से a टाइप की हैं। तो ऐसे केस में आप क्या चेक करते हो? भाई फंक्शन इवन है या ऑड, बट वो कुछ भी नहीं आता। तो और आप क्या कर सकते हो? भाई -a से a टाइप की लिमिट है, इसको मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं भाई a से b टाइप की लिमिट है। एंड एक और प्रॉपर्टी लगा सकता हूं भाई, x को रिप्लेस कर सकता हूं a प्लस b माइनस x से। ठीक है, तो वो आप प्रॉपर्टी लगा देना, क्वेश्चन सीधा है बिल्कुल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं केस स्टडी पे। तो केस स्टडी रीड कर लो जितनी देर में मैं फिगर बनाता हूं। हाँ जी, सो करते हैं। अ लार्ज फेरिस व्हील इज 20 meters in diameter. Ferris wheel having diameter 20 has 6 equally spaced passenger cars. Car 1, car 2, car 3, car 4, 5, 6. The Ferris wheel rotates counterclockwise and takes 2 minutes to complete a full rotation. Initially, car 1 is at minimum distance from the ground and f of t denotes the height of car 1 at any time t from the ground. First question says, if theta denotes the angle which car 1 makes at any time t with horizontal axis, that is positive x-axis बोला हुआ है, in counterclockwise direction, then theta हमें पता लगाना है कि क्या होगा। अब थीटा क्या है? इट इज द एंगल विच कार 1 मेक्स विथ दिस एक्सिस एट एनी टाइम t. तो से एट एनी टाइम t किसी इंस्टेंट पे कार 1 की पोजीशन यहां कहीं भी हो सकती है, से यहां पर है। ठीक है, एंड एंगल पता लगाना है ये वाला। ठीक है, चलिए अब इस एंगल तक कैसे पहुंचे?
भाई इस एंगल तक पहुंचने के लिए आपको पता क्या है, क्या पता है? कार 1 इनिशियली यहां थी एंड t मिनट्स में वो यहां पर गई है, ये आपको पता है। एंड आपको ये पता है कि जो फेरिस व्हील है वो पूरी रोटेशन 2 मिनट्स में करता है, मतलब 2 मिनट्स के बाद कार 1 दोबारा यहां पर आ जाएगी। बेसिकली आपको पता है क्या पता है कि 2 मिनट्स में कार 1 2 पाई की रोटेशन कर लेगी, ठीक है। एंड आपको क्या पता लगाना है भाई, यूज इस चीज का करना है कि t मिनट्स में वो कितना रोटेट करे, तो कर लो भाई। 2 मिनट्स में 2 पाई रेडियंस कंप्लीट करती है वो, तो 1 मिनट में पाई रेडियंस, तो t मिनट्स में पाई t रेडियंस। तो आपको पता क्या पता चला कि t मिनट्स में कार 1 ने ये एंगल बनाया है, दिस इज पाई t। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी ये। एंड अगर ये एंगल पता है तो थीटा तो पता ही है भाई, ये पाई t है, ये थीटा है, तो ये वाला पता चल जाए तो दिया ट्रू। बताओ ये एंगल कितना है, पाई बाय 2। तो थीटा इज नथिंग बट पाई t माइनस पाई बाय 2, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 18, एफ ऑफ टी इक्वल्स मीन्स फंक्शन एफ ऑफ टी पता लगाना है। और एफ ऑफ टी था क्या, इट इज द फंक्शन, इट डिनोट्स द हाइट ऑफ कार 1 एट एनी टाइम टी, हाइट ऑफ कार 1। अब हमें माना था अभी पिछले केस में कि t मिनट्स में वो यहां पे आती है, इसी इंस्टेंट की बात कर लेते हैं भाई। इस इंस्टेंट पे कार 1 की हाइट क्या होगी ग्राउंड से, ये। तो मुझे ये हाइट लिखनी है बेसिकली एफ ऑफ टी के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हाइट पता लगानी है, इसका कुछ पार्ट तो पता चल रहा है, ये वाला देखो ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अच्छा, और भी कुछ पता चल रहा है, ये वाला दिस इज इक्वल टू दिस मीन्स रेडियाई ऑफ द फेरिस व्हील, और वो क्या है 10। तो ये हाइट तो पता है 17 प्लस ये हाइट मुझे और चाहिए होगी। अच्छा, ये हाइट पता लगानी है और अभी अभी आपने ये एंगल पता लगाया, तो देखो ये तो बहुत बढ़िया है, दोनों इसी ट्रायंगल में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा सोचो, इस ट्रायंगल में कुछ और पता है आपको? बिल्कुल पता है, रेडियस पता है, दिस इज 10, तो हाइट पता चल जाएगी। बोलो ये कैसे निकालोगे, साइन थीटा, दिस अपॉन 10 इक्वल साइन थीटा, दिस इक्वल 10 साइन थीटा एंड थीटा इज पाई t माइनस पाई बाय 2। तो ये आ गया फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एट t इक्वल्स 2 minutes 45 seconds, which car is nearest to the ground? अब ये पता लगाना है कि इतने टाइम के बाद कौन सी कार नियरेस्ट होगी, तो 2 minutes 45 seconds की बात हो रही है। अब अगर मैं कार 1 की बात करूं, आपको पता है इनिशियली कौन सी कार नियरेस्ट टू द ग्राउंड है, कार 1, ठीक है। अब 2 minutes 45 seconds की बात करनी है और आपको यह भी पता है कि व्हील 2 मिनट्स में रोटेशन पूरी करता है, तो 2 मिनट्स के बाद तो कार 1 यहीं पे आ जाएगी,
उससे तो पोजीशनिंग पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सभी कार्ड्स की। तो हम बेसिकली 45 सेकंड्स की बात कर लेते हैं, जो बाद वाले 45 सेकंड। ठीक है, अब बाद वाले 45 सेकंड्स में कार्ड्स की पोजीशन कैसे देखें? देखो, अभी अभी मैंने एक एंगल पता लगाया था, कौन सा? दैट कार 1 मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं ये एंगल देखता हूं सबसे पहले, ये था पाई टी माइनस पाई बाय 2। अब मैंने देखना 45 सेकेंड्स पे, यहां पे टी था मिनट्स में, 45 सेकेंड मतलब 3/4 मिनट। तो 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, ये कितना आया? पाई बाय 4। ठीक है ना? तो कार 1 बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री, ये पाई बाय 4, और कार 1 होगी यहां पर। ठीक है, ध्यान से, ये एंगल था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और कोई एंगल नहीं लेना। अब अगर कार 1 के बारे में पता चल गया, अब बाकी कार्ड के बारे में भी पता लगा लोगे। पता तो है, कार्स आर इक्वली स्पेस्ड हैविंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। तो अगर कार 1 यहां है, तो कार 2 बताओ कि कहां पे होगी? इससे 60 डिग्री आगे, ये पाई बाय 4 होगा, 15 डिग्री और आगे जाओगे, ये होगी कार 2। एंड इसी के साथ कार 6 भी पता चल जाएगी आपको। कार 1 ये है, तो कार 6 इससे 60 डिग्री पीछे। So that this angle is पाई बाय 3। ठीक है, बट हमने तो नियरेस्ट टू द ग्राउंड देखनी है, तो यहां से तो चलने का फायदा नहीं है, इसके पीछे वाली कार देखते हैं। 6 के पीछे 5, तो 60 डिग्री और पीछे आ जाओ। अब ध्यान से, ये था 15 डिग्री, 60 डिग्री और होगा तो 75 डिग्री होगा, तो कार 5 होगी यहां। एंड दिख रहा है, दिस विल बी द नियरेस्ट टू द ग्राउंड। इसे पिछली वाली तो यहां कहीं आएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। इफ देयर वर 12 कार्स इन द फेरिस व्हील, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ टी इज। भाई एफ ऑफ टी अभी अभी हमने निकाला था, इट इज 17 प्लस 10 साइन पाई टी माइनस पाई बाय 2। इसका पीरियड पूछा है। अगर नंबर ऑफ कार्स 12 होती इंस्टेड ऑफ 6, अब पीरियड नंबर ऑफ कार्स पे डिपेंड करेगा? बताओ, बिल्कुल भी नहीं। भाई 6 की जगह अगर मैं 12 कार्स भी कर दूं, तो पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बेसिकली पीरियड ऑफ एफ ऑफ टी विल रिमेन द सेम। तो एफ ऑफ टी का पीरियड, भाई साइन फंक्शन आ रहा है, साइन फंक्शन का पीरियड होता है 2 पाई, बट यहां पे आ रही है एक लीनियर, तो एडिशनली डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी भी करोगे, तो 2 पाई बाय पाई 2 मिनट्स इज द आंसर। ठीक है, वैसे अगर इससे नहीं भी देखना ना, ये तो आपको वैसे भी दिखना चाहिए। भाई पीरियड का मतलब क्या होता है? कितने टाइम के बाद एफ ऑफ टी की वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देंगी, मतलब हाइट ऑफ कार 1 रिपीट करना शुरू कर देंगी। अगर 6 की बजाय मैं 12 कार्स कर दूं, तो 6 की बजाय 12 कर दूं, व्हील तो कंप्लीट रोटेशन 2 मिनट्स में ही करेगा ना, तो कार 1 तो 2 मिनट के बाद ही यहां पे वापस आएगी, तो हाइट्स तो 2 मिनट्स के बाद ही रिपीट होनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स मॉड साइन एक्स, सॉरी मॉड साइन 3x माइनस मॉड कॉस 4x इज के, देन राइट द वैल्यू ऑफ के बाय पाई। फंडामेंटल पीरियड पता लगाना है इसका। अब यहां आ रहा है इन दो फंक्शंस का डिफरेंस, हम इसका पीरियड पता लगा सकते हैं,
एंड इसका पीरियड पता लगा सकते हैं, बट हमें पता लगाना है इनके डिफरेंस का, मतलब वो पीरियड जिसके बाद दोनों फंक्शंस की वैल्यूज रिपीट करें। तो उसके लिए क्या करोगे भाई, इसकी वैल्यूज आपको दिख रहे हैं रिपीट करेंगी π/3 के बाद, और इसकी वैल्यूज π/4 के बाद, π/3 के बाद बोलो या π/3 के मल्टीपल्स के बाद बोलो, रिपीट तो करेंगे। सिमिलरली इसकी रिपीट करेंगे π/4 के मल्टीपल्स के बाद। हम चाहते हो दोनों रिपीट करें, तो ऐसा कब होगा, जब इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स आपको मिलेंगे। उस पीरियड पे दोनों की वैल्यू साइमल्टेनियसली रिपीट करेंगे। ठीक है, करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इफ द रेंज ऑफ y equals 2 sin x plus cosecant square x minus 4, 0 less than x less than equals to π/2 is a to infinity, then write the value of a square by 2। तो बेसिकली मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पता लगानी है, a पता लगाना है, वो रेंज की मिनिमम वैल्यू पता लगानी है। अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करें, देखो इस फंक्शन में -4 तो कांस्टेंट है, उसको तो हम कर लेंगे डील। मेन है ये, यहां पर इन दो फंक्शंस का सम आ रहा है और हम मिनिमम वैल्यू की बात करना चाहते हैं, तो क्या यूज करोगे, AMGM इनइक्वालिटी। तो कौन से दो फंक्शंस लो AMGM के लिए, ये तो ले लूं। अगर इनको हम लेंगे तो GM में इनका प्रोडक्ट आएगा और वो आएगा कोसेकेंट x, रूट के अंदर कोसेकेंट x आ जाएगा, उससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे कब बढ़ पाओगे, जब रूट के अंदर कांस्टेंट आए, और कांस्टेंट कब आएगा, जब इन टर्म्स के प्रोडक्ट से आपको कांस्टेंट टर्म मिले या इनका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाए। अब इनके प्रोडक्ट वाली टर्म्स कैंसिल हो जाए, ऐसा कब पॉसिबल है भाई, यहां तो कोसेकेंट स्क्वायर है, एक साइन एक्स से प्रोडक्ट लोगे तो बात नहीं बनेगी, दो साइन एक्स से ही होंगे, तो दो है तो आपके पास, इसको लिख लो, y इक्वल साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इन तीन पे लगा दो AMGM इनइक्वालिटी। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। If x belongs to closed interval 2,8, then write the number of values of x satisfying integral gent of x from 0 to x equals integral x dx from 0 to gent of x। अब वैल्यूज ऑफ x बतानी है जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। उसके लिए यहां आ रहा है इंटीग्रल ऑफ जेंट ऑफ x फ्रॉम 0 टू x, सोचना पड़ेगा। यहां आ रहा है इंटीग्रल ऑफ x फ्रॉम 0 टू जेंट ऑफ x। ये तो इवैल्यूएट ही कर सकते हो आप, कर लो। x का इंटीग्रल x²/2, लिमिट्स पुट करोगे तो ये जेंट ऑफ x²/2 आ जाएगा, यही आएगा। अब इसको देख लेते हैं। देखो यहां फंक्शन आ रहा है जेंट फंक्शन, उसका इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो
जेंट फंक्शन जब भी आता है तो आप इंटीग्रल पे जाने से पहले उसको रीडिफाइन कर दो, और वो रीडिफाइन होता है इंटीग्रल पॉइंट्स पे। कर दो भाई, 0 से 1 में अगर हुआ तो जेंट ऑफ एक्स आ जाएगा 1। यही करते हो, पहले लिख लेते हैं भाई। 0 से 1 में कर लिया, फिर 1 से 2 में करोगे, फिर 2 से 3 में करोगे, एंड सो ऑन। लास्ट क्या लिखूं? जेंट ऑफ एक्स डी एक्स तो लिख ही सकता हूं, एक्स तक जाएगा वो भी लिख सकता हूं। यहां क्या आएगा वो सोचना पड़ेगा, सोच लो भाई। अगर x हुआ, देखो x क्लोज इंटरवल 2,8 से आना है। अगर x हुआ से 4.5 तो यहां क्या आएगा 4। अगर x हुआ 6.7 तो यहां क्या आएगा 6। अगर x हुआ 7.9 तो यहां आएगा 7। तो बेसिकली अगर मुझे ये पता चल जाए कि x किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है तो मैं यहां वाला नंबर लिख लूंगा, ठीक है। अब वो तो मुझे नहीं पता तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट x लाइज बिटवीन द इंटीजर्स k एंड k+1, ठीक है। अब सोचो, अगर x k से k+1 के बीच में लाई कर रहा है तो यहां क्या आएगा छोटे वाला इंटीजर, दैट इज k, ठीक है। इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, k लेस देन इक्वल टू x लेस देन k+1, ठीक है। चलो अब एक काम करो, इससे पिछला भी बता दो मेरे को भाई। वो कहां से कहां होगा? k-1 से k, जेंट ऑफ x, यही होगा। चलो अब 0 से 1 में ये तो 0 ही बन जाएगा, प्लस 1 से 2 में ये जेंट आपको 1 वैल्यू देगा। 1 का इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 विल गिव मी 1, प्लस इसमें हो जाएगा ये 2 का इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 विल गिव मी 2। अच्छा नेक्स्ट क्या देगा आंसर 3, एंड सो ऑन। अच्छा ये क्या आंसर देगा? इस इंटरवल में जेंट ऑफ एक्स हो जाएगा k-1, एंड उसका इंटीग्रल फ्रॉम k-1 to k विल गिव मी k-1 ओनली, प्लस अब ये सोचना है भाई, इस इंटरवल में जेंट ऑफ एक्स k आंसर देगा, एंड k का इंटीग्रल फ्रॉम k to x वो देखना पड़ेगा। तो एंड ऑफ कोर्स ये जो इंटीग्रल था वो इसके बराबर था, हमने देख ही लिया था, जेंट x²/2 के बराबर, ठीक है। इसको भी ठीक ही कर लो, ये आ गया kx माइनस k²। फर्दर सिंप्लीफिकेशन दिख रही होगी, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट k-1 नेचुरल नंबर। तो मैंने कहा k-1 इंटू k-1 + 1 बाय 2 प्लस kx माइनस k² इक्वल्स, यहां जेंट फंसा हुआ है अभी भी, कर लो ठीक भाई। x तो यहां एज्यूम किया आपने, तो इसका जेंट k आंसर देगा k²/2, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन दिख रही है फर्दर, इट विल बी k²/2 माइनस k/2 प्लस kx माइनस k² इक्वल्स k²/2। ये कैंसिल हुआ एंड kx आ गया k² प्लस k/2, एलसीएम लोगे तो 2k² प्लस k अपॉन k, तो x आया सॉरी 2k, x आया आपका k, ऑफ कोर्स आप कैंसिल कर सकते हो, और ये आ जाएगा k + ½ ठीक है। अब देखो
आपने माना था कि x k से k प्लस 1 के बीच में होगा एंड x आया k प्लस हाफ, विच इज ऑलवेज ट्रू। k जो मर्जी ले लो आप, k प्लस हाफ तो इस इंटरवल में ही लाई करेगा, ठीक है। सो दिस वैल्यू ऑफ x होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k एंड k एक इंटीजर है, ठीक है। बट आपको वैल्यूज ऑफ x कहां ढूंढनी है? ऑफकोर्स क्लोज इंटरवल 2 से 8 में, तो k को वैल्यूज देके पुट कर लेना, देख लेना 2 से 8 में कौन सी वैल्यूज आ रही है, कितनी वैल्यूज आ रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, लेट in इक्वल्स इंटीग्रल x रेज टू पावर n e रेज टू पावर 2x dx and in equals x raised to power n e raised to power 2x upon a minus n I n minus 1 upon b, then write the value of a plus b. a plus b की वैल्यू निकालनी है, पता क्या है, in ये इंटेग्रल है एंड in इसके बराबर है, ए और बी की वैल्यू ऑफकोर्स इसी का यूज करके आएगी भाई। अब इसमें ऑब्जर्व किया कि in माइनस 1 आ रहा है और आपको in पता है, इतना तो क्लियर है कि आपको in से in माइनस 1 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा in तो ये है, in माइनस 1 का मतलब x की पावर n माइनस 1 पे जाना पड़ेगा, तो इसकी पावर एक कम करनी पड़ेगी। ऐसा कहां पे होता है? डेरिवेटिव में। और इसका डेरिवेटिव कब इन्वॉल्व होगा? जब आप यहां बाय पार्ट्स लगाओगे, लगा दो। तो in आया भाई, इसका डेरिवेटिव चाहिए तो इसको फर्स्ट फंक्शन लोगे, x की पावर n इंटू इसकी इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय 2 माइनस ए होल इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव इंटू इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसको आप ठीक करके लिख लो, तो ये 2 बाहर आ रहा है एंड ये जो बना दिस इज नथिंग बट in माइनस 1। तो ए और बी आपको पता चल रहे हैं, आंसर आ गया। यस, क्वेश्चन नंबर 25, लेट f from R to R be defined as f of x equals 2 plus 3x and f raised to power 50 of 2 equals 3 raised to power k minus 1. Then write the value of k. भाई k आ रहा है यहां पे, तो k की वैल्यू के लिए आपको ये चाहिए होगा। अच्छा, इसका मतलब नहीं पता, f स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इट मीन्स f ऑफ f, f क्यूब का मतलब f ऑफ f, तो f50 का मतलब f ऑफ f एंड सो ऑन। f कितनी बार? 50 टाइम्स। तो आपको ये कॉम्पोजिशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो f ऑफ f एंड सो ऑन अप टू 50 टाइम्स, ये निकालने के लिए भैया मैं तो f ऑफ f निकालना आता है, तो पहले तो हम वही निकाल लेते हैं। f ऑफ x ये होगा f ऑफ x, दिस इज f ऑफ 2 प्लस 3x एंड ये आप निकाल लोगे, दैट इज 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3x। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर x, देन f ऑफ x। तो ये क्या होगा? f ऑफ f
और ये अभी भी आपने निकाला था, इट इज 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर एक्स। तो x की जगह रखा है ये 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर एक्स, एंड ये आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 क्यूब इंटू एक्स। एंड सिमिलरली आप f ऑफ f ऑफ f ऑफ f निकाल लोगे, एंड वो निकालने के बाद आप इन टर्म से पैटर्न इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे, जिससे आप सीधा ये टर्म लिख पाओ। ठीक है, तो पैटर्न की ऑब्जर्वेशन है, आप करके देख लेना। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर योर डिस्कशन। थैंक यू सो मच।